Welcome to Bioma IS Delhi. I am P. Ranjit, Faculty of History. I have been teaching history for 15 years. Bioma IS के मंच पे आपका स्वागत है और कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने चर्चा किया था मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा की थी। उसी क्लास को उसी मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को ही आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा कि 1857 के बाद के दौर से 1857 से 1947 के बीच या 1964 के बीच 1857 के बाद 1947 इस दौरान 1857 से 1947 के बीच मॉडर्न हिस्ट्री से भारतीय इतिहास से यूपीएससी की प्री और मेंस में सवाल किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और आपको आपके पढ़ने का पैटर्न, तरीका, मेथड क्या होना चाहिए। जब तक आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन की प्रकृति को भी ठीक आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दौर है। ये जो 1857 से 1947 के बीच का जो वक्त है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही मायने में आधुनिक भारत की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए इससे आपके सवाल जनरल स्टडी में भी बनेंगे, हिस्ट्री में तो बनेंगे। और अगर आपके यहाँ कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे इंटरव्यू के वक्त हो या फिर एसे लिखने में आपको आसानी हुई, सहूलियत होगी। यहाँ पर नए नए कंसेप्ट है, नई विचारधारा है, नई आइडियोलॉजी है, कुछ नई संकल्पनाएं हैं, कुछ नई अवधारणाएं हैं जिनको सही से समझना बहुत ही आवश्यक है। इन जो पहलू हैं यहाँ पर बनते हैं उन पहलुओं को ठीक ही पढ़ेंगे क्योंकि कंसेप्चुअल है। अभी तक आपने इतिहास में देखा होगा ज़्यादातर फोकस राजनीतिक इतिहास पे था, सामाजिक इतिहास पे था, जहाँ समाज की ढर्रा थी। अगर आपने समाज के रूपांतरण को, राजनीतिक रूपांतरण को, आर्थिक व्यवस्था में हुए चेंजेस को आपने समझ लिया तो आपका इतिहास करीब कोई कंप्लीट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, सपोज गांधीवादी। अब ये गांधीवादी फिलॉसफी क्या है, समाजवादी फिलॉसफी, समाजवादी थिंकर्स, फेबियन समाजवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, ऐसे बहुत सारे आइडियोलॉजी, ऐसे बहुत सारी विचारधारा हैं जिन विचारधाराओं को ठीक समझे बगैर, उनके हर पहलू को ठीक से सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण किए बगैर आपको यहाँ से सवाल हल नहीं होंगे और सवाल की प्रकृति को आप ठीक नहीं समझ पाएंगे। इसे जब भी इस मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें, इस पार्ट को पढ़ें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन जो संकल्पनाओं को, उन कंसेप्ट को, उन सारे पहलुओं को व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही यहाँ आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए अगर आप ग्राफिक बनाते हो तो 1857 के विद्रोह के बाद, रिवोल्ट के बाद आपने गौर किया होगा 1860 के दौर में जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाती है, ब्रिटिश राज स्थापित हो जाता है, एक थ्योरी आती है जिसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर जो 1860 के दशक के बाद एक थ्योरी आती है जिसे नाम दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगर हिंदी में देखती हूँ, धन का पलायन, धन का पलायन, धन का पलायन। तो जब भी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करें 1857 के बाद, 1857 के विद्रोह को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो सबसे अंग्रेजों का ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बाद अंग्रेजों का मुख्यतः यह काम धन का शोषण करना था। ये यहाँ से कच्चे माल लेके जाया करते थे और विनिर्मित वस्तुओं को भारतीय क्षेत्र में भेजकर भारत को इन्होंने मार्केट के रूप में यूज किया, बाजार के रूप में यूज किया। इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसके राजनीतिक पहलू भी होंगे, सामाजिक पहलू भी होंगे, आर्थिक पहलू तो हैं। और जिसकी चर्चा सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी और बाद के दिनों में आरसी दत्ता और पी दत्ता ने भी इस थ्योरी का, इस कंसेप्ट का विस्तार से वर्णन किया था। तो इसको ठीक से समझेंगे, इसके बारे में ठीक से बताया जाएगा। लेकिन धन की पलायन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बाद जो दूसरी थ्योरी आई, दूसरी व्यवस्था हुई, धीरे धीरे जब भारत में आर्थिक शोषण हो रहा था
उसी आर्थिक शोषण के दौरान एक प्रवृत्ति जन्म ली, वो थी राजनीतिक प्रवृत्ति। और धीरे धीरे भारत एक राष्ट्र के रूप में परिणत हुआ, और राष्ट्र के रूप में परिणत होने के बाद भारत में एक राष्ट्रवादी सोच का भी विकास होता है। इसके बाद धीरे धीरे दूसरी संकल्पना को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे भारत एक राष्ट्र के रूप में परिणत होता है। और जब राष्ट्र के रूप में परिणत होता है तो फिर धीरे धीरे राष्ट्रवादी सोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा भी पनपती है। तो इसी 1860 के दशक में आते आते 1880 के दशक में आते आते भारत आपने देखा तीन तरह के विचारधारा पनप गई। एक, भारत में धन का निष्कासन होता है, आर्थिक शोषण होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, जो ब्रिटिश या ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है। इसी के दूसरी पहलू के रूप में धीरे धीरे उसी वक्त भारत में राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्र की संकल्पना का भी उदय होता है। राष्ट्रवादी सोच कैसे पनपती है, उसके क्या क्या और पहलू है, उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू और क्या क्या होंगे, इसके विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी और इस कंसेप्ट को विस्तार से आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब राष्ट्रवादी सोच पनपी, राष्ट्रवादी विचारधारा पनपी, इसी वक्त भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी या कांग्रेस पार्टी का उदय भी होता है, जन्म होता है। कांग्रेस पार्टी का उदय यानी राष्ट्र, राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी। तो इस क्रम को समझेंगे। इस क्रम को समझे बगैर आप ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक से मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल को ठीक से आप आंसर नहीं बता पाएंगे उसका। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह के बाद जब भारत में ब्रिटिश काल या ब्रिटिश राज स्थापित होता है तो ब्रिटेन का मुख्य लक्ष्य था भारत का शोषण करना। उस शोषण करने के क्रम में ही, शोषण तो करते ही थे, आर्थिक शोषण भारत का हो रहा था, लेकिन उसी शोषण करने के क्रम में भारत का राजनीतिक और सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे करके एक राष्ट्र के रूप में परिणत होता है। भारत एक नेशन बनता है, नेशनलिस्ट अप्रोच भारत में आते हैं। और कुछ जो बाकी उसी वक्त क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, वो क्षेत्रीय पार्टियां आपस में धीरे धीरे मर्ज होते हुए एक नेशनल पार्टी बनाती है, जिसकी सोच नेशनल होती है, जिसकी मांग डिमांड सब नेशनल होती, राष्ट्रीय होती है। जिस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1860 के दशक के दौर से लेकर आप 1885 तक, 1885 के बीच के दौर तक जो भारत का विकास था, जो 1860 में जो धन का निष्कासन प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे राष्ट्रीय सोच पनपी, और 1885 आते आते हम एक राष्ट्र के रूप में तब्दील होते हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी का भी गठन होता है, कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। उसकी दूसरी तरफ 1885, अब यहां पर हमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, इस मंच के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो एक विचारधारा पनपी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नए आयाम स्थापित हुए, पहले हम उस आयाम को देख लेते हैं, उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी को देख लेते हैं, और उसके बाद दूसरे पहलू की हम चर्चा करेंगे। तो हमने आपको समझाया कि जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ स्थापित होती है 1857 के बाद, उसके बाद अंग्रेजों का अंग्रेज मुख्यतः भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, उसके बहुत सारे पहलू थे। धीरे धीरे भारत एक राष्ट्र और राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रवादी शक्तियां भारत में पनपी, और अंततः भारत में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। ये जो नेशनल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है, ये 1880, इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले उदारवादी चरण, उदारवादी फेज, जिसे अब नरम दल भी कहा जाता है, लिबरल फेज। ये वस्तुतः 1885 से 1905 के बीच का दौर था, जहां पे कांग्रेस ने
मुख्यतः राष्ट्रीय पार्टी का गठन करके मुख्यतः अंग्रेजों के सामने ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कुछ मांगे रखी कि जो धन का निष्कासन हो रहा है, धन का शोषण हो रहा है, उस धन के शोषण को, निष्कासन को रोका जाए, भारत में डेवलपमेंट किया जाए। जो तरह तरह की मांगे थी, उस मांगों को हम देखेंगे क्या क्या उनकी मांगे थी और ये कहाँ तक सफल हुए। इनके जो जो आंदोलन करने के, जो आंदोलन तो नहीं करते थे, इनका जो चरण था वो किस रूप में डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, ये कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक असफल हुए, इन्होंने देश की सेवा किस रूप में की। इसमें बड़े बड़े विद्वान थे, दादा भाई नौरोजी जी, फिरोज शाह मेहता और आरसी दत्ता, आरपी दत्ता, मोतीलाल नेहरू, सत्येंद्रनाथ टैगोर वगैरह, बहुत सत्येंद्रनाथ बनर्जी वगैरह बहुत सारे व्यक्ति थे। इन्होंने एक अलग रूप में देश की सेवा की। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का दूसरा फेज प्रारंभ होता है जिसे कहते हैं उग्रवादी चरण, गरम दर, जो 1905 से लेकर 1915 तक चला, जिसके मुख्य नेता थे लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो उग्रवादी चरण के नेता थे। ये मुख्यतः भारत में आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आंदोलन के माध्यम से देश राष्ट्र में स्वराज की अवधारणा को स्थापित करना इनका मुख्य लक्ष्य था। अब इनकी क्या मांगे थी, इनकी क्या विचारधारा थी, इनकी क्या रणनीति थी, इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, इनके माध्यम से क्या क्या आंदोलन और क्या क्या मूवमेंट किए गए। आपने स्वदेशी आंदोलन का नाम सुना होगा, होम रूल आंदोलन का नाम सुना होगा। तो भारत में आंदोलन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, इन नेताओं के माध्यम से भारत में प्रारंभ होती है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया। लेकिन ये भी, इनमें भी कुछ कमियां थी, ये भी कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, इसकी चर्चा करते हुए अगला चरण है, वो चरण आता है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण 1915 से लेकर 1947 तक मान सकते हैं आप इसको। तो उदारवादी और उग्रवादी चरण के आगे अगला जो चरण होता है वो होता है गांधीवादी चरण। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाता है और इस चरण की भी अपनी खूबियां थी। गांधी जी की अपनी विचारधारा, गांधी जी की अपनी आइडियोलॉजी, उन्होंने किस किस आंदोलन को नेतृत्व किया, वो आंदोलन कहाँ तक सफल और कहाँ तक असफल रहा, इनकी क्या क्या डिमांड थी और इन्होंने किस रूप में आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी गांधीवादी आंदोलन की चर्चा करते हुए, ये आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और चरण आता है जिसे कहते हैं समाजवादी चरण, सोशलिस्ट अप्रोच, समाजवादी चरण। कांग्रेस पार्टी में ही, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही 1929 के आसपास के दशक में, 1929 के आसपास ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही था मुख्य आमतौर पर, नेहरू जी के द्वारा ये चलाया गया था। तो एक दूसरा फेज प्रारंभ होता है जिसे कहते हैं समाजवादी आंदोलन, समाजवादी नेताओं के द्वारा समाजवादी आंदोलन, जिसमें कुछ रशिया का प्रभाव था, कुछ रशिया का इन्फ्लुएंस था, मार्क्स और लेनिन की विचारधारा थी। तो समाजवादी आंदोलन भारत में दो प्रकार से चला जाता है। एक तो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत, तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जिसके लीडर थे, जिनके माध्यम से चलाया गया। एक भारत में अलग से कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है एम.एन. राय के माध्यम से, उसकी चर्चा हम अलग अलग कहीं और करेंगे। तो उनके माध्यम से भी देश में एक समाजवादी विचारधारा, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एक अलग धारा थी एम.एन. राय की, ये दो तीन धाराएं थी जो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर समाजवादी अप्रोच भी आते हैं और अंततः 1947 में अपना देश आजाद हो जाता है। तो हमने देखा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसके क्या क्या आयाम थे, उन्होंने किस डायमेंशन को छुआ, उनकी विचारधारा समय अनुकूल कैसे कैसे बदलती रही, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह सकते हैं एक
फर्स्ट और एक पहली और लास्ट बार भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी नेशनल मूवमेंट के दौरान। और और इन्होंने और इन्होंने देश में एक अलग अलग समय में अलग अलग विचारधारा को पनपाने का काम किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहला फेज उदारवादी चरण, फिर उग्रवादी चरण, जिसे आमतौर पर नरम दर और गरम दर भी कहा जाता है, फिर गांधीवादी चरण, और अंततः एक समाजवादी फेज भी आता है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और अंततः देश को आज़ादी मिलती है। तो ये मेन स्ट्रीम की धारा थी, कांग्रेस की धारा थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रही थी। तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रारंभ होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1860s के बाद इस दौरान भारत एक राष्ट्र की संकल्पना, भारत में राष्ट्र की संकल्पना का विकास होता है। भारत एक नेशन के रूप में उदय होता है। ऑरिजिन ऑफ नेशन, ऑरिजिन ऑफ नेशनलिस्ट अप्रोच, ऑरिजिन ऑफ नेशनलिस्ट। तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ये 1860s के बाद, 1860 के दशक के बाद भारत में धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 1855 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और फिर अंततः कांग्रेस इस रूप में भारतीय राष्ट्रीय आयाम का नेतृत्व करती है। ये भारत के मुख्य स्ट्रीम के द्वारा, मेन स्ट्रीम के द्वारा, मुख्य धारा के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इन समूह में एक क्रम होना चाहिए, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। राष्ट्र की संकल्पना का विकास हुआ तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ तो भारत में कांग्रेस पार्टी का उदारवादी चरण प्रारंभ होता है। उदारवादी चरण की गैप को भरने के लिए उग्रवादी चरण, और इसके गैप को भरने के लिए गांधीवादी, और बाद में समाजवादी चरण का विकास होता है। तो आपके सवाल यहीं से बनेंगे, इस पॉकेट से बनेंगे कि अब समाजवादी, अब इससे यहाँ देखिए समाजवादी विचारधारा, तो अब इसको डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा कि समाजवादी विचारधारा की क्या क्या पहलू थे, उस विचारधारा किस रूप में देश की सेवा की, इनकी सफलता असफलता, इनकी चुनौतियाँ। इसके अलावा गांधीवादी चरण की क्या क्या आंदोलन थे, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, किस रूप में उन्होंने देश की सेवा की, और फिर ये कहाँ तक सफल रहे, कहाँ तक असफल रहे, इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई। इसके अलावा इसी तरह उदारवादी उग्रवादी की चर्चा करते हुए आप मॉडर्न इंडिया को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब भी मॉडर्न इंडिया को पढ़ना प्रारंभ करें 1857 के बाद, तो आप ये ध्यान रखें, भारत में राष्ट्र की संकल्पना का उदय होता है। राष्ट्र की संकल्पना वस्तुतः एक नवीन संकल्पना है, ये यूरोपीय जो मैंने वेस्टर्न अप्रोच है। हम जो राष्ट्र की बात करते थे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में, वो एक अलग प्रकार का राष्ट्र था, एक तरह से कहते थे एम्पायर था, साम्राज्य था। लेकिन साम्राज्य, अब यहाँ भी सवाल पूछेगा, एक साम्राज्य राष्ट्र में कैसे तब्दील होता है। आपने पढ़ा होगा मुगल एम्पायर, मराठा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। तो एक साम्राज्यवादी अप्रोच, साम्राज्यवादी अवधारणा टूटती है, एम्पायर टूटकर एक राष्ट्र में तब्दील होता है। इस कंसेप्ट को लोकतंत्र की अवधारणा आती है, प्रजातंत्र की अवधारणा आती है, पब्लिक को, आम आदमी को अधिकार दिए जाते हैं, वोटिंग की बात आती है। इनको समझते हुए हम पढ़ेंगे कि कैसे, हालांकि ये जो वेस्टर्न अप्रोच था, हमने राष्ट्र की संकल्पना का विकास तो किया। अब एक बात और, हमने नेशन का उदय किया, भारत में ऑरिजिन ऑफ नेशन। इसी पे क्वेश्चन भी पूछा गया था, और दादा भाई नौरोजी की बहुत ही फेमस पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे तो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब थी, पुस्तक थी। इसी पुस्तक में
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी गई, एक तो धन का निष्कासन की भी चर्चा की गई है, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप समझिएगा कि अन ब्रिटिश, इसका अर्थ क्या, पूछा गया था यूपीएससी में, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किताब का पुस्तक अर्थ क्या है। आप इसको ऐसे समझिए, अन ब्रिटिश में आपने अन को हटा दिया, आप इसको ऐसे समझे, किताब का नाम था अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही फेमस किताब थी, नाम याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी की किताब थी, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। जो आपके सवाल एग्जाम, किताब का नाम भी पूछा जाएगा और किताब के बारे में भी चर्चा करने को बताया जाएगा। अब इस पुस्तक में, अब इस पुस्तक की विषय वस्तु बारे में पूछा जाएगा आपसे। इस पुस्तक की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, इस पुस्तक से ही आप समझ पाएंगे कि एक एम्पायर आखिर राष्ट्र में तब्दील कैसे हुआ, एक साम्राज्यवादी सोच एक राष्ट्रीय सोच में कैसे तब्दील होती है। आप इसे समझिए, आप अन को हटा दीजिए। अब आपके पास शब्द आ गया ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश शासनकाल, ब्रिटिश व्यवस्था, भारत में ब्रिटिश शासन। लेकिन दादा भाई नौरोजी का ही कहना था, अब इसमें अन जोड़ दीजिए, लेकिन दादा भाई नौरोजी का ही कहना था कि आपने ब्रिटिश रूल जो जिस तरह से इंग्लैंड में चला रखा है, जहाँ पे प्रजातंत्र की अवधारणा है, डेमोक्रेसी की अवधारणा है, पब्लिक को अधिकार दिए गए हैं, सारे राइट्स दिए गए हैं, वोटिंग का अधिकार है, पार्टी बनाने का, और जनता को हर प्रकार के राइट अधिकार दिए गए हैं। लेकिन भारत में आपने, इंडिया में सीधे उसका उल्टा कर रखा है। ना यहाँ लोकतंत्र है, ना पब्लिक को अधिकार दिया आपने, ना ही पब्लिक के पास वोटिंग अधिकार है, उल्टे आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है, डेवलपमेंट आप कर नहीं रहे हैं। तो आप जो दावा करते थे कि हम भारत में शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत का विकास करेंगे, भारत में लोकतंत्र प्रजातंत्र लोगों को अधिकार दिया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, जो साम्राज्यवादी सोच थी उस सोच को हटाकर एक नई अवधारणा, नए कंसेप्ट के साथ हम भारत पर रूल करेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से वो रूल कहीं मुझे देखने को मिलता नहीं है। ना आपने जनता को अधिकार दिए, ना डेमोक्रेसी की बात कहीं देखने को मिल रही है, ना ही कहीं कोई विकास डेवलपमेंट का काम हो हो सिर्फ रहा है भारत का आर्थिक शोषण। तो आप जो दावा कर रहे हैं उस दावा की विपरीत आपका शासन जो है वो अन ब्रिटिश है, अन ब्रिटिश है। इसका मतलब हुआ उस पूरी किताब में, काफी फेमस किताब है, आप इसको याद रखेंगे, नाम भी बहुत फेमस किताब थी। इस पुस्तक में वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपने दावा तो ये किया था कि भारत में जो साम्राज्यवादी सोच है, एम्पायर है, उस अवधारणा को तोड़कर हम ब्रिटिश लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करेंगे। लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली आप, हमें कहीं नहीं दिखता है कि आप उस व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जो व्यवस्था ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, जिसकी आप चर्चा पूरे देश में, पूरे यूरोप में करते हैं। तो उसी के संदर्भ में बताते हुए बताया था ये अन ब्रिटिश रूल है, ये ब्रिटेन का शासन नहीं है, ये मुखौटा है। आप मुखौटों के तहत आप व्यवहार में बता कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और ढिंढोरा कुछ और पीट रहे हैं। इस पुस्तक में ही आर्थिक शोषण की भी चर्चा की गई थी, ड्रेनोबेद की चर्चा की गई थी, इसकी हम डिटेल से और भी चर्चा करेंगे। खैर, तो वही मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जब आप भी हिस्ट्री पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, तो एक धारा को, इस धारा को आप याद रखेंगे कि किस तरह से अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पीरियड में राष्ट्रीय आंदोलन ने अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग आयाम को छुआ। अब इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अलावा एक
एक धारा और थी, आप इसे भी पढ़ेंगे। एक धारा थी कांग्रेस पार्टी की थी, जिसकी चर्चा मैंने आपको अभी किया। लेकिन एक दूसरी धारा भी थी जो लीग की थी, मुस्लिम लीग की थी, मुस्लिम लीग की भी थी, जहां कांग्रेस पार्टी की धारा आगे बढ़कर विभिन्न विभिन्न आयामों को छूते हुए इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता तक गई 1947 में। वहीं पर मुस्लिम लीग की जो धारा थी, आगे बढ़ते बढ़ते भारत का विभाजन कराती है, पार्टीशन कराती है, भारत का विभाजन कराती है, जिसमें जिन्ना भी थे और आगा खां भी थे, वगैरह थे। इनका एक अलग इतिहास है, एक अलग दृष्टिकोण है, एक अलग धारा है, जिसकी भी चर्चा करेंगे कि 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन होता है और 6 से लेकर 47 तक आखिर इन्होंने अपने विचारधारा को, अपने आंदोलन को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको किस तरह से आगे बढ़ाया, और अंततः उन्होंने देश का विभाजन करके ही देश का विभाजन करा दिया। तो दोनों धारा एक दूसरे के पूरक तो नहीं थी, प्रतिद्वंदी कह सकते, दोनों धारा विरोधाभास था। तो इस धारा को भी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग ने किस प्रकार से, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजी थी, किस वक्त क्या उन्होंने रणनीति अपनाई, स्ट्रेटजी अपनाई, किस चुनाव में उन्हें कितना वोट मिला, और उनकी धारा को पढ़ते हुए हम अंततः 1947 तक आएंगे और देखेंगे कि आखिर मुस्लिम लीग ने किस प्रकार से, किस रूप में देश का विभाजन किया, और क्या हम उसे रोक सकते थे, क्या उस धारा को कमजोर कर सकते थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की गलती थी, कुछ इनकी कमजोरियां थी, या फिर ये ज़्यादा मजबूत थे, शक्तिशाली थे। इस विभाजनकारी प्रवृत्ति को रोकने के हमारे पास क्या आइडियाज थे, क्या दृष्टिकोण था, क्या अप्रोच था, क्या पहलू थे, इसकी भी चर्चा इसको पढ़ते हुए करेंगे। तो दोनों को बैलेंस करके पढ़ेंगे, दोनों को तुलना करके पढ़ना पड़ेगा एक वक्त कि आखिर दोनों धारा एक दूसरे के विरोधाभास कैसे थी। इसी के साथ साथ एक और धारा थी जो जिसे हम हिंदू महासभा या आरएसएस के रूप में देखते हैं। ये भी एक विभाजन धारा थी जिसे भी हम पढ़ेंगे, जिस मदन मोहन मालवीय वगैरह की धारा थी बाद के दिनों में। तो इस धारा को भी इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो अभी आपने देखा एक मेन स्ट्रीम की धारा थी, उसके अलावा मुख्य धारा के अलावा हम मुस्लिम लीग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस धारा ने आखिर देश का विभाजन कर दिया, और अंततः कांग्रेस पार्टी इस चुनौती का सामना करने में क्यों असफल रही, या कांग्रेस पार्टी से क्या काम गलतियां हुई, या ये धारा इतनी शक्तिशाली थी कि जिसे कांग्रेस पार्टी प्रतिसंतुलित नहीं कर पाई। इसके अलावा जब धन का निष्कासन होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, तो इसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप भारत में कई सारे अकाल आए, फेमिन आए। इस अकाल ने भारत में कई सारे किसान विद्रोह भी किए। किसानों का विद्रोह होता है, चाहे वो जनजाति विद्रोह होता है, ट्राइबल्स विद्रोह, जनजाति विद्रोह होता है, कई सारे और छोटे छोटे विद्रोह होते। हालांकि ये विद्रोह बहुत सफल नहीं हुए, ये विद्रोह बहुत छोटे स्तर पर थे, कुछ सफल भी हुए, कुछ असंगठित विद्रोह थे। इनकी लीडर की सोच कोई राष्ट्रीय सोच तो नहीं होती थी, ये अपने क्षेत्र विशेष की आंदोलन था, विद्रोह था। लेकिन इस जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के द्वारा जो व्यवस्थाएं भंग हुई, कृत्रिम अकाल आए, और इस अकालों ने किसानों को, जनजातियों को, छोटे छोटे भूस्वामियों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया। तो एक धारा हम और वहां से पढ़ेंगे कि इसके आर्थिक प्रभाव की वजह से जो अकाल आए, उस अकाल ने भारत में विद्रोह की प्रज्वाला को कैसे आगे बढ़ाने का कार्य किया, और इनकी सफलता असफलता उसको याद करेंगे, कौन कौन विद्रोह हुए, कहाँ कहाँ पे हुए, और अंततः ये विद्रोह की असफलता ने या सफलता ने कौन सा इतिहास रच दिया। इसी असफलताओं से अंततः भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ वो फिर जाके मजबूत होता है।
तो कहीं न कहीं एक ऐसा विद्रोह था जिस ये विद्रोह तो स्टार्ट क्षेत्रीय स्तर पे हुआ था, लेकिन बाद के दिनों में आगे बढ़ते-बढ़ते इस विद्रोह ने, ये सारे विद्रोह राष्ट्रीय धारा में जाकर समाहित हो जाते हैं। तो इस विद्रोह की प्रकृति को, इनके नेचर को और इनके प्रभाव को पढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ के पढ़ेंगे, इस विद्रोह ने, इस क्षेत्रीय विद्रोह ने आखिर राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रभाव डाले। इसके अलावा जब यहाँ अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश का प्रारंभ होता है, जिसे बोलते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास पढ़ने का, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ने का भी अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है। आपने गौर किया होगा 1935 का भारतीय काउंसिल एक्ट, इसके अलावा 1919 का एक, 1909 का एक, अब सारे एक आप याद नहीं कर सकते हैं और सारे की धारा को आप समझ नहीं सकते हैं। इसको, इस धारा को समझने के लिए, इस डेवलपमेंट को समझने के लिए आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1850 एक्ट का एक्ट, 1858 का एक्ट, फिर 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट। इस चेंज डेवलपमेंट को आप एक ही साथ पढ़ेंगे। इनको अलग अलग पहलुओं में बांट के पढ़ने से आप न समझ पाएंगे और फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, आप सारे पहलुओं को इकट्ठे जोड़ नहीं पाएंगे। 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और अंततः 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब आप ये सोचेंगे कि अंग्रेज 1858 से आते हैं, तो ये एक क्रम था, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए आपको। अगर हमें यहाँ आज़ादी मिलती है, भारत इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर प्रांतीय आज़ादी दी जाती है। प्रांतों को प्रांतीय व्यवस्था में, प्रोविंस में सरकार अपने, भारतीय अपने सरकार बना सकते थे। हम एक कदम यहाँ से आगे बढ़े। उसी तरह यहाँ पर वोटिंग राइट दी जाती है, संसद में, विधायिका में बहस करने का और वोटिंग करने का अधिकार दिया जाता है। तो इसी तरह से इस क्रम को अगर क्रम से पढ़ेंगे, इसके चेंज और डेवलपमेंट को समझेंगे, तो फिर ये टॉपिक भी काफ़ी आपको इजीली हो जाएगा। ये आपको यहाँ भी काम आएंगे, ये पॉलिटिकल साइंस, संविधान में भी काम आएंगे। और इसी एक धारा, एक कंप्लीटली चेंज और विकास को समझते हुए, इस धारा को समझते हुए, इस एवोल्यूशन को समझते हुए 1858 से लेकर 1948 को इकट्ठे पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ाएंगे। तो इस तरह मैंने आपको समझाया कि जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक क्रम है, वो क्रम टूटना नहीं चाहिए। जैसे प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया या मेडिवल इंडिया में क्रम टूटता नहीं है, इसी तरह अगर आपने यहाँ क्रम से नहीं पढ़ा, एक चेंज एंड डेवलपमेंट को समझते हुए नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपको पढ़ाई भी बोरिंग लगेगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपसे क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। आपने गौर किया होगा, आइए इसमें सवाल पूछा जाता है। जैसे कल भी मैंने बताया था सवाल कि जहाँ मुक्त व्यापार में, फ्री ट्रेड में एडम स्मिथ ने सूरज का प्रकाश, सनलाइट देखा था, वहीं पर कार्ल मार्क्स ने काली परछाई देखी थी। तो कहीं न कहीं इस सवाल में दोनों से तुलना करने को कहा जा रहा है। एडम स्मिथ की जो पॉलिसी थी और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, इस दोनों की तुलना करते हुए बताना है कि इसने सूर्य प्रकाश क्यों देखा और इन्होंने काली छाई क्यों देखी। तो सवाल आपके तुलनात्मक पूछेंगे, कंपेरेटिव पूछेंगे, आपको अलग नहीं पूछा जाएगा कि इसकी थ्योरी बताएं या इसकी थ्योरी बताएं। जब तक आप दोनों थ्योरी के नेगेटिव प्लस पॉइंट को नहीं जानेंगे, तुलना नहीं करना जानेंगे, कंपेरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ सवाल नहीं बनेंगे। जिस तरीके से, जिस मेथड से अंग्रेजों ने देश पर शासन किया, उसी तरीके से गांधी जी ने उसे देश से बाहर भी कर दिया। ये सवाल पूछा गया था, जी की जनरल स्टडी में पूछा गया था। अब बताइए, जिस तरीके से ब्रिटेन ने देश पर शासन किया, उसी मेथड से, उसी तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया। तो यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से ब्रिटेन देश पे व्यापार करने के लिए आए, व्यापार करते 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 जब यहाँ की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी, तो उस व्यापार करते करते वो राजनीतिक सत्ता पे आ गए और उन्होंने पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा कर लिया। उसी तरह गांधी जी भी ना कोई हिंसा की, ना कोई आंदोलन किया, ना कोई विद्रोह किया, मतलब कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया, और धीरे धीरे करते करते उसी मेथड से, उसी तरीके से उन्होंने भी देश को आज़ाद करा दिया। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, पढ़ाई आपको तुलनात्मक करनी है, कंपेरेटिव स्टडी करनी है। उस धारा को, उस सिस्टम को जब तक, इवोल्यूशन को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आप ठीक से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया पढ़ने का तरीका, पढ़ने का मेथड। अब टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सपोज द डेन ऑफ वेल्थ क्या था, उसके क्या क्या पहलू थे, किस तरह से सवाल उससे बनते हैं, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना, सारी
पर्व की डिटेल से चर्चा करते हुए हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।